बहुत ही रफ्तार में, बहुत ही रैपिडली इंडियन बॉर्डर्स पे आना स्टार्ट किए थे। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना इंडिया के, उन्होंने बोला कि भाई मुझे ये इसके प्रोविंसेस, इसके लॉज पसंद नहीं आ रहे हैं। कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब पास हुआ तो उसको अडॉप्ट कहां किया गया? वर्धा इन जुलाई 1942। क्लियर? देखो, और तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने लॉन्च की क्विट इंडिया मूवमेंट। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के हिस्ट्री बुक का अनदर चैप्टर विच इज क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हमने इसकी पहले की सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में इन सारे ही चैप्टर्स के लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और नोट्स, जितना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी ना, बस उतना सा पढ़ के चले जाओ। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, इससे कम कुछ पढ़ना नहीं है। जितना मैं दूंगी उतना पढ़ लेना है, और जो लास्ट मोमेंट में रिविजन्स करवाऊंगी उसके लिए तो अपडेटेड रहना। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स भी ऐड कर दूंगी, जो कि आप लोग के लिए फ्री है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्लियर? तो बिना रुके हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर विच इज क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि गांधी जी ने देखा, जब वो साउथ अफ्रीका के वहां के रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस को देख के आए थे, तो उनको लगा कि भाई ये चीज मुझे अपने यहाँ पे नहीं होने देना है। तो उन्होंने अपने इंडिया में आकर, जब उन्होंने लॉ की पढ़ाई करके वापस आए, तो उन्होंने अपने इंडिया में आकर क्या बोला कि भाई हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि हमें सारे ही ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने हैं, हमें अपने सॉल्ट टैक्स पे से वो लॉ को हटाना है, और जितनी लॉज में ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा है वहां हमें प्रोटेस्ट करके अपनी इंडियन गवर्नमेंट्स भी इंडल्ज करवानी पड़ेगी। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, जहां पे गांधी जी ने, लोगों ने हड़ताल किया, फास्ट किया, उसके बाद डिस्टर्बेंसेस हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हुए, फिर पुलिस मैन ने फायरिंग की, पीपल ने पुलिस ऑफिसर्स में फायरिंग की, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। चौरी चौरा इंसिडेंट थी, जालियनवाला बाग ट्रेजेडी था, फिर खिलाफत मूवमेंट, रॉबर्ट एक्ट, ये सब कुछ कहाँ पढ़ा था हमने? ये सब हमने पढ़ा था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कि हमारी प्रीवियस चैप्टर। फिर उसमें ये भी था ना गांधी इरविन पैक्ट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सब कुछ वो टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितनी आपकी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी आपको बस उतना सा पढ़ लेना है। ठीक है, और इसमें भी आपके नोट्स बड़े नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो फटाफट से हम इसको कवर कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर विच इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, अच्छा एक चीज और, हिस्ट्री ना आप लोग ऐसे मत लो कि भाई वेरी डिफिकल्ट, ऐसे मत करो। ठीक है, हिस्ट्री को ना कहानी की तरह सुनो, और जब सुन लोगे तो उसको पॉइंट वाइज मार्क करो कि हाँ पहले ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ, इसकी वजह से फिर ये हुआ। अगर ऐसे पढ़ते हो ना तो हिस्ट्री में पक्का फुल मार्क्स आ जाएंगे आप लोग के। बट अगर रट्टा मार के जाओगे, समझोगे नहीं चीजों को, पूरी कहानी नहीं सुनोगे, हिस्ट्री पूरी सुनोगे नहीं, तो कभी मार्क्स नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को ना, इसको एकदम स्टोरी की तरह लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, जो कि है कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आपके एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉजेज क्या क्या थी। क्लियर? देखो, तो पहला कॉज क्या है हमारा? क्रिप्स मिशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फर्स्ट कॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। व्हेन द जापानीज आर्मी began to advance quickly towards the Indian borders, तो जब जापानीज के आर्मी ना बहुत ही रफ्तार में, बहुत ही रैपिडली इंडियन बॉर्डर्स पे आना स्टार्ट किए थे, the government sent Sir Stafford Cripps to India to garner the support of Indians and to break the political deadlock। तो उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा ताकि यहाँ पे जो डेडलॉक है, जो इंडियंस को सपोर्ट मिलना चाहिए, वो इधर से मिल जाए। ठीक है, देखो, तो अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट वेर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप कम से कम 4 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तो अच्छे से पढ़ ही लेना। ठीक है, देखो पहला क्या है, टू गिव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। तो ऐसा बोला गया कि वॉर खत्म होने के बाद इंडियंस को उनके डोमिनियन स्टेट्स प्रोवाइड कर देने चाहिए। तो ये था पहला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। सेकंड क्या है, सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वुड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर and the representatives of the princely states nominated by the rulers। तो इसमें क्या बोला गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करेंगे, जिसमें जिसके मेंबर्स कौन इलेक्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर इलेक्ट करेंगे हमारे लोअर हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और जो प्राइंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड रूलर्स है ना, वो अटेंड करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ द फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। फिर उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स। ठीक है, provinces had the choice of joining or not joining the Indian Union
If they did not wish to join the Indian Union, they could form their own constitution and they were to be given the same status as the Indian Union. देखो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बोला गया ना कि सारे ही प्रोविंसेस को एक चॉइस दिया जाएगा कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर उनकी इच्छा है या नहीं है वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? इफ दे डिड नॉट विश टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, अगर उनको इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना है तो वो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को वही सेम स्टेटस दे सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो इंडियन यूनियन को आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको ज्वाइन करने का इच्छा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे विल गिवन द सेम स्टेटस। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड द रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पास करेंगे जिसमें रेशियली एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ, देखो, प्रोटेक्ट एंड गार्ड द रेशियल रिलीजियस माइनॉरिटीज। ओके, देखो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ ना, विसरॉय जो थे उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया कि भाई अगर कंट्री के डिफेंसेस को मेंटेन करना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल कौन थे, हमारे द विसरॉय जो उस वक्त के रूलर है। ठीक है, आफ्टर द वॉर तो इंडियन गवर्नमेंट वुड रीऑर्गेनाइज इट्स ओन डिफेंसेस। तो अगर मान लो ये मेंटेन करके रखेंगे जो विसरॉय है उस वक्त के, तो क्या होगा, वॉर के बाद हमारे जो डिफेंसेस है वो ऑर्गेनाइज रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, अभी देखो अब क्रिप्स मिशन फेल हुआ क्यों, ये पूछता है एग्जाम में। कितना पॉइंट लर्न करना है, 4 पॉइंट। ठीक है, तो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन देख लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मिशन फेल्ड एंड वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना इंडिया के, उन्होंने बोला कि भाई मुझे ये इसके प्रोविंसेस, इसके लॉज पसंद नहीं आ रहे हैं, मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करनी है। ठीक है, देखो तो उन्होंने क्या बोला, एक क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इट डिड नॉट प्रॉमिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू द कंट्री। क्योंकि क्रिप्स मिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में ऐसा कहीं भी गारंटी नहीं लिखा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने ही वाला है। इट डिड नॉट प्रॉमिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उस पर्टिकुलर क्रिप्स मिशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रॉमिस नहीं किया गया था। ठीक है, लीग रिजेक्टेड द प्रपोजल्स as it did not talk about giving a separate state to the Muslims। अब लीग ने क्या किया, उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया ये प्रपोजल, क्योंकि उनको लगा कि उनको सेपरेट स्टेट नहीं मिलेगी। तो जो मुस्लिम लीग थी ना उन्होंने इसको रिजेक्ट किया क्योंकि उनको लग रहा था कि मुस्लिम लीगों को सेपरेट स्टेट नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखो हिंदू महासभा जो थे उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं कंट्री का पार्टीशन ना हो जाए। तो लीग ने क्यों सबको क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि उनको लगा कि भाई मुस्लिम्स को एक सेपरेट स्टेट नहीं मिलने वाला है। हिंदू महासभा ने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि उनको लगा कि पार्टीशन हो जाएगी पूरी कंट्री की। ठीक है, उनको इस चीज का डर था। क्लियर, देखो अदर माइनॉरिटीज सच एज द सिख्स। अब कुछ लोग हैं जैसे मान लो सिख्स थे, एंग्लो इंडियंस थे, जो क्रिश्चियंस थे, जो दलित लीडर्स थे, इन्होंने रिफ्यूज क्यों किया, बिकॉज टू एक्सेप्ट द टर्म्स एज दे फेल्ट दैट द प्रपोजल डिड नॉट सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। तो जितने भी एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, हिंदू सभा, मुस्लिम्स, तो इन सबको क्या लग रहा था कि इन लोगों के प्रपोजल को रिजेक्ट किया जा रहा है, इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं किया जा रहा है। तो वहां पे क्रिप्स मिशन को सपोर्ट करके कोई फायदा नहीं है, इसकी वजह से इन्होंने क्रिप्स मिशन पे अपना ऑब्जेक्शन लगाया। क्लियर, देखो The Congress opposed the principle of non-accession of the provinces. It wanted all subjects, including the defense, to be handed over to the people of India. तो वो क्या चाहते थे ना कि डिफेंस को इंक्लूड करके जितनी भी चीजें है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, सब कुछ इंडियंस को हैंड ओवर कर दो। तो ये थी हमारी फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो रीजंस, ये 5 रीजंस थे कि क्रिप्स ऑफ मिशन का फेलियर क्यों हुआ। क्लियर, देखो नेक्स्ट। अब सेकंड क्या है हमारा, क्विट इंडिया मूवमेंट होता क्या है। देखो ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी मेट एट मुंबई। तो जितने भी इंडिया कांग्रेस कमिटी है वो सब कहां मिले थे, वो मिले थे मुंबई में। तारीख क्या था, ऑन 8 अगस्त 1942। तो इन्होंने एक मीटअप रखा कहां पे, मुंबई में। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट को पास करेंगे, जिसको अडॉप्ट कहां किया गया, अडॉप्ट किया गया वर्धा। कब, जुलाई 1942। याद रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब पास हुआ तो उसको अडॉप्ट कहां किया गया, वर्धा, इन जुलाई 1942। क्लियर, देखो इससे पहले कि मूवमेंट कुड स्टार्ट, बिफोर द मूवमेंट कुड स्टार्ट, द गवर्नमेंट अरेस्टेड गांधी एंड अदर प्रोमिनेंट कांग्रेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गांधी जी को और जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे ना, कांग्रेस लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया एंड पार्टी को डिक्लेयर कर दिया इलीगल।
समझ में आई? तो इससे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और बोल दिया कि भाई पार्टी जो है वो इलीगल है। ओके, देखो स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री। स्ट्राइक्स हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, कहां पे? पूरे ही कंट्री में। पीपल अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल सच एज पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशन एंड रेलवे स्टेशन। अब जब उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, उनके पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो लोगों ने क्या किया? वो शांत थोड़ी बैठे रहेंगे, वो क्या करेंगे? उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश रूल जैसे कि मान लो पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह पे उन्होंने अटैक करना शुरू की। हर जगह उन्होंने क्या किया? डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किया। क्लियर? देखो जितने भी टाउन्स थे ना यूपी में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया? पीपल सेट अप अ पैरेलल गवर्नमेंट। तो वहां इन टाउन्स के रहने वाले लोगों ने क्या किया? जब ये सब कुछ देखा उन्होंने, तो उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट करना शुरू की। यानी कि गवर्नमेंट चल रही है, उसी के अंदर एक और गवर्नमेंट चलेगी विद सेम रूल एंड सेम पावर्स। ओके, देखो कुछ लीडर्स हैं, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड नाना पाटील। ठीक है, तो पॉपुलर लीडर्स थे, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के पॉपुलर लीडर्स थे। These leaders kept the movement alive despite the brutal suppression by the government. तो ये जो लीडर्स है ना, कौन कौन? देखो याद रख लो नाम, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एंड नाना पाटील। तो ये जो लोग थे ना, ये जो लीडर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। भले इसके पीछे का रीजन क्या था? देखो जो ब्रिटिश थे ना, वो उनके ऊपर बहुत ही सप्रेस कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ब्रूटल वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, बट फिर भी इन्होंने इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आगे चलने दिया कि चाहते थे ये कि भाई लोगों के अंदर जो है जागरूक हो जाए सारे लोग और इंडिपेंडेंस हमें मिलनी ही चाहिए। ठीक है, देखो गवर्नमेंट वाज इंटेंडेड टू क्रश द मूवमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? उनका इंटेंशन क्या था कि भाई हमें तो इस मूवमेंट को क्रश करना है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो हमारे ब्रिटिश के खिलाफ है, हमारे जो ब्रिटिश पॉलिसीज या ब्रिटिश रूल्स है उसके खिलाफ है। तो हमें क्या करना है? हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को क्रश कर देना, मूवमेंट को क्रश कर देना। ठीक है, देखो तब क्या हुआ? देखो प्रेस सेंसर कर दिया गया, क्राउड्स प्रोटेस्ट किए, उन क्राउड्स के ऊपर ना फायरिंग करना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, और इवन बॉम्ब बार्डेड भी हुआ, बॉम्ब्स भी मारे गए। तो फायरिंग हो रही है, क्राउड्स पे पीपल, जो इनोसेंट पीपल उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। ठीक है, देखो 10,000 लोग वहां मारे गए थे। मतलब उस क्राउड में जब फायरिंग हुई ना, जब बॉम्ब बार्डिंग हुआ, तो 10,000 इनोसेंट पीपल की जान चली गई। ठीक है, 60,000 को अरेस्ट कर लिया गया। Jayaprakash Narayana. Military was deployed in many villages and towns. It has been said that India had not witnessed such kind of repression since the revolt of 1857. हमने क्या पढ़ा था 1857 में कि बहुत बड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो ऐसी जो पूरी हालत थी ना, जो पूरा डिस्टर्बेंसेस था, डिस्ट्रक्शन था, लड़ाई झगड़ा, प्रोटेस्ट, मारा मारी, लाठीचार्ज, जितनी भी चीजें थी, ऐसा बोला जाता है कि पूरे इंडिया ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थी। ठीक है, देखो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? सक्सेसफुली जब ये सारा कुछ उन्होंने क्रिएट किया ना, इतने लोग मारे गए, डिस्ट्रक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, गवर्नमेंट बैन हुआ, मूवमेंट बैन हुआ, सब कुछ हुआ, तो 1942 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो गए थे मूवमेंट को क्रश करने में, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो क्रश हो गया था विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली गवर्नमेंट। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट इंपैक्ट क्या हुआ इसका। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ा? ऑल्दो द मूवमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड, भले ये मूवमेंट बहुत ही छोटा था, बट हमें दिखा क्या कि लोगों के अंदर ना एबिलिटी आई थी, लोगों के अंदर वो स्ट्रगल करने का भावना आया था, उनके अंदर सैक्रिफाइस करने का भावना अब जाग चुका था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट देख के समझ में आ गया था कि जितने भी लोग हैं उनको पता है कि उनको सैक्रिफाइस करना है, स्ट्रगल करना है, लड़ना है, मरना है, कटना है, जो भी करना है, बट इंडिपेंडेंस तो अब चाहिए। तो ये मूवमेंट देख के सब कुछ समझ में आ रहा था। ठीक है, देखो इससे एविडेंट हो गया था कि ब्रिटिश नो लॉन्गर वुड बी एबल टू रूल इंडिया, और इससे पूरा क्लियर एविडेंस मिल गया था कि अब ब्रिटिश का जाने का वक्त आ गया है, अब वो रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो मूवमेंट सिग्निफाइड द मास अपराइजिंग ऑफ द पीपल, चाहे कोई भी स्टेट के थे, क्लास के थे, कास्ट के थे, सेक्स के थे, एंड क्रीड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। तो हर तरीके के लोग, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, क्रीड के, सेक्स के, जितने लोग थे ना, जितने भी लोग हैं, सारे लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्ट्रेंथेंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी and its leaders जयप्रकाश नारायण became a legendary figure। और उस वक्त इतने मूवमेंट में सबसे बड़े लेजेंडरी फिगर कौन बन गए थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, देखो the party continued to function underground after the suppression of the movement। there was hardly any political activity till the second world war ended। और इतने मूवमेंट के बाद हार्डली कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी बची थी
till the Second World War ended. ठीक है, देखो, as most of the prominent leaders were arrested and jailed, there was an absence of leadership which could guide the people. अब क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लीडर्स, बहुत ही ज्ञानी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो लोगों को गाइड करने के लिए कोई था ही नहीं, यहाँ पे कोई नहीं था कि जो लोगों को गाइड कर सके. ठीक है, देखो, Quit India movement also saw effort with the Indian National Army under Subhash Chandra Bose to work in cooperation with Germany and Japan to bring much awaited independence to the country. फिर उनको बोला गया कि भाई आप जर्मनी और जापान के आर्मीज के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार रखिए ताकि हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवा सके. ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अंडर क्रिप्स मिशन, उसके बाद फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. अब हम क्या पढ़ेंगे? जापानीज थ्रेट. ओके, देखो, the Japanese army in 1942 had already attacked Burma and was fast approaching towards Assam. गांधी को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सॉइल पे ब्रिटिश का एहसास हो रहा है. ठीक है, many leaders felt that British must be forced out of the country. Thus they launched the Quit India movement, asking the British government to quit India. और तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने लॉन्च की क्विट इंडिया मूवमेंट और उन्होंने बोला कि भाई ब्रिटिश को अब इंडिया को क्विट कर देना चाहिए. ओके, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया हमारा. बहुत इजी चैप्टर था यार, बहुत छोटा सा चैप्टर था हमारा. क्या क्या पढ़ा हमने? देख लो, पर रिवीजन कर लेते हैं वापस से. देखो क्या, पहले हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या थी, फिर हमने पढ़ा है कि इसका फेलियर क्यों हुआ, कुछ कुछ रीजंस है, इसको लर्न करने हैं. ठीक है, देखो, फिर हमने पढ़ा क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर कितनी सारी पॉइंट्स हैं, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ लोगों पर. ठीक है, और लास्ट में हमने पढ़ा जापानीज थ्रेट. ओके, तो ये थी हमारा चैप्टर क्विट इंडिया मूवमेंट. बहुत छोटा सा टॉपिक था ये. समझ में तो आ गया होगा ना आप लोग को? अगर समझ नहीं आया तो कमेंट से पूछ लो, मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी. और हाँ, नोट्स जो दे रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि जब मैं आप लोग को रिवीजन क्लासेस दूं, लाइव क्लासेस दूं, तो आप लोग को उसमें आंसर्स आते हो. ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.